पीएसएल बड़ा इवेंट है और बड़े इवेंट के बड़े मुकाबले भी जारी हैं। हाई वोल्टेज मैच हुआ और ऐसा लग रहा है कि कराची किंग्स को नजर लग गई लाहौर कलंदर्स की। ठीक है, लाहौर कलंदर्स के फखर जमान ने ऐसी तमाल पाई है कि कराची किंग्स की एक ना चली है और कराची किंग्स लगा के विंग उड़ी गए। बिल्कुल, फखर ने सीजन 7 की पहली सेंचुरी बनाई। शाहीन आफरीदी 11 ने बाबर 11 को 6 विकेटों से पछाड़ दिया और कराची किंग्स की ये मुसलसल तीसरी शिकस्त है। तो जिस तरह ये मैचेस हो रहे हैं और अब तक टोटल 6 मैचेस हो चुके हैं और उसमें हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स अब जिस तरीके से उसने ये जीत हासिल की है, अनबिलीवेबल। तो ये सारे मैचेस बड़े एक्साइटेड होते जा रहे हैं। तो अब देखना यह है कि कराची किंग्स कब ख्वाब गफलत से जागती है और क्या सारा कुछ बाबर आजम ने करना है या बाकी खिलाड़ी भी किसी मरज़ की दवा हैं। खैर, बात मरज़ या दवा की हो रही है तो कोरोना है और कोरोना में खिलाड़ी बायो बबल में हैं। ऐसे में पेशावर ज़ल्मी के बेन कटिंग और उनकी जो अहलिया हैं एरन हॉलैंड, जो कि पीएसएल की कमेंट्री टीम का हिस्सा हैं, प्रेजेंटिंग टीम का हिस्सा हैं, ग्राउंड में वो इंटरव्यू के लिए गई और इस दौरान उन्होंने अपने शौहर को बहुत ही क्यूट सा सालगिरह की मुबारकबाद दी। अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि दिस इज़ द क्लोजेस्ट आई कुड हैव गॉट। 2 मीटर की दूरी है, फासला ज़रूरी है, लेकिन फासला है तो क्या हुआ, फासले से तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। बाय द वे एरन बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और सोचें अगर यही चीज़ कोई पाकिस्तानी करता तो उनके घर में एक आफत और कोराम मच जाती होती। ख़ास तौर पे जो आंटियाँ होती हैं ना, वो कहती हाय हाय ये क्या कर दिया, टीवी पे आके सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने कर दिया प्रपोज, या फिर बर्थडे जो है उनको जो है सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया के सामने कह दिया। बट एरन हॉलैंड और बेन कटिंग की अपनी ही एक अलग दुनिया है और PSL 6 में इनकी शादी भी हुई थी और शादी से लेके PSL 6 में हुई, PSL 7 में जो है इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की एंड इट वाज वेरी क्यूट कि जहाँ पे उन्होंने खुद भी कहा कि मैं आपके लिए प्रेजेंट भी नहीं ला सकती और ना मैं इससे ज़्यादा करीब आ सकती हूँ क्योंकि बाबल है। बट मेरे ख्याल से इस तरीके की जो अच्छा जेस्चर लगा, हाँ, लोगों को बड़ा पसंद आया। सोशल मीडिया पर भी सबने जो है इनको हैप्पी बर्थडे कहा और डेफिनेटली सारे लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा कि किस तरीके से ये विश कर रही थी और किस तरीके से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। तो जनाब आप अपने प्यारों के साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह इजहार करते हैं, बहुत सारे लोग मजीद किस तरह अपनी खुशी का इजहार करते हैं हम आपको ये दिखाते हैं। ग्राउंड में लोग जो प्लेयर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और एनक्लोजर में शायकीन परफॉर्म कर रहे हैं। और साहब मीरपुर खास का वासिफ जो है उसने ऐसा डांस किया है सोशल मीडिया पे चर्चे होने लगे। तो वासिफ हमारे साथ लाइन पे ही मौजूद है। वासिफ अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अंदर दिन से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इतनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी ने आपसे राब्ता किया कि यार हमारे चेयर लीडर्स का बड़ा मसला है तो आप हमारे मेन चेयर लीडर बन जाए? सर अल्लाह ने दी है इज्जत और बस क्या कहें इसके लिए। मुझे तो खुद इतना अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और मुझे ये बताएं, ये जो आप डांस कर रहे हैं आप इसकी प्रैक्टिस करके आए थे या फिर एक तो होता है ना ग्राउंड में आते हैं आप, स्टेडियम में आते हैं, वहाँ पे माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि बहुत से लोगों को जिनको नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है वो उभर के सामने आ रहा होता है। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मुझे ना ये मतलब चाहिए था ये फेम ना। मैंने वो चाचा पाकिस्तानी जो मेरे सामने खड़े थे ना वो आगे जाने ही नहीं दे रहे थे हमें। मैं उसके आगे जाके मैं खड़ा हुआ हूँ, फिर मैंने वो डांस किया है। हाँ। बस वो उसके बाद तो वो एंड हो गया है फिर ना। अच्छा, बिल्कुल वाकई एंड हो गया। सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं आपके। अच्छा ये बताएं कि वाकई आप इस तरह से डांस वगैरह करते रहते हैं या बिल्कुल मैच के अंदर ही आपको लगा कि नहीं मुझे आगे जाना है और इस तरीके से मुझे डांस करना है ताकि मैं आगे जा सकूं? जी वासिफ। नहीं मैम, मैं कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ, मैं एज अ क्रिकेटर ही हूँ और मैं मीरपुर खास से बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ पर फार्मा में जॉब करता हूँ। ऐसा कुछ कोई मतलब मैं ऐसा कोई डांसर नहीं, बस एक जहन में आया कि मुझे करना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ मैंने किया है तो बस एंड हो गया फिर। अच्छा, ये एंड कितना एंड हो गया भाई? एंड हुआ है, मैं नहीं चाह रहा कि ये एंड हो बल्कि ये स्टार्ट हो। लेकिन वासिफ भाई मुझे ये बताएं कि आपके इस परफॉर्मेंस के बाद ये PSL वालों ने, PCB वालों ने आपसे राब्ता भी, क्योंकि मीटिंग हुई है, जरा वो सीक्रेट भी तो बताते जाए ना हमें। जी सर, उन्होंने राब्ता किया था कि आप आए हमारे पास, हम आपको हायर करेंगे और मतलब आप बहुत अच्छा आपने मतलब डांस किया है तो मतलब आपकी रेटिंग बहुत हो गई है ना, आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, आपको बहुत ज्यादा देखा गया है, लोगों ने देखा है, तो आपको हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए, देखते हैं। सही। वासिफ, आपको कुछ आइडिया है, कुछ अंदाजा है कि कितने ज्यादा आप हिट हो गए, कितने ज्यादा लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, कितने ज्यादा आपके सोशल मीडिया पर चर्चे हो रहे? मुझे तो खुद अंदाजा नहीं था। मैं
मेरे मीरपुर खास में इतना मतलब कॉलें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इतना मतलब बहुत ज्यादा लेवल हो गया है। मैं तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र तो अदा करना चाहिए और डेफिनेटली आप इतने हिट हैं तभी तो आप समा पर हमसे बात कर रहे हैं। अच्छा वासिफ, ये बताइए मजीद आगे क्या प्लान है? इसको कंटिन्यू रखना है? कुछ इसके बारे में कुछ सोचा है? मैंने तो इतना कोई प्रोफेशनल में डांसर नहीं हूँ। अगर मुझे आगे कोई चांस मिला तो मैं अगर सिंगिंग में कर सकता हूँ। मैं लेकिन वासिफ, जिस तरह से आप डांस कर रहे हैं ये तो ना कहिए, लग रहा है आपको डांसिंग आती है कुछ ना कुछ स्किल आपके अंदर। डांसर में नहीं हूँ मैं ना, मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक है, मुझे सिंगिंग बहुत शौक है सिंगिंग का। तो थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए ना, कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ सुना दीजिए फिर चले। डांसिंग हो गई, सिंगिंग भी हो जाए PSL के हवाले से कुछ सुना दीजिए। चले। देखो कदीरावी हयात पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला, मैं पानी विच साह छोड़ ला, जे थो कदीरावी लंघ जावे। वाह वाह वासिफ यार, आपके तो मतलब मुर्खियां भी बड़ी पक्की हैं, आपके तो सुर भी थोड़े अच्छे हैं। और आपको पहले तो ये डांस देख के और उसके बाद गाना सुन के एडो मजा आयो ताकि छा बताओ एडो मजा आयो। बहुत शुक्रिया आपको, आपका बहुत शुक्रिया और हम आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। और साथ ही हम चाहेंगे ये जो आपका एक अच्छा सा टैलेंट है ना, ये तो आज तक ये मुझसे हुआ नहीं है। ये किस तरह से ये वाला करते हैं डांस, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, आई डोंट नो कि ये कैसे होता है। सही। तो हाँ, लेकिन आपने कर दिया है तो उम्मीद करते हैं कि अब आगे हम आपको मजीद देखें। टॉकिंग अबाउट द रिदम, एक फ्लो होता है क्रिकेट में जब बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, और एक फ्लो होता है क्रिकेट का अपना, बल्लेबाजों के शॉट्स में छुपा हुआ रक्स, खिलाड़ियों के कदमों का रिदम और बॉलर के एक्शन में। फर्ज करें कि अगर कथक डाल दें, कथक के रंग डाल दें और रक्स के तालमेल पर भी कभी ऐसे करके, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे, जैसे आप सुबह आपने जो चाय की वो खोला साशे, यूं करें ये और ये तो ये करते करते ये क्रिकेट की एक कथा है। और ये अगर आपने नहीं सुनी है तो चलिए और आपको दिखाएंगे हमारे नुमाइंदे शाहीन शहजादी। बल्लेबाजों के शॉट्स में छुपा हुआ रंग, बाउलर के एक्शन में कथक के रंग, खिलाड़ियों के कदमों का रिदम, रक्स के तालमेल पे कभी क्रिकेट की कथा सुनी है? नहीं? चलिए मैं आपको सुनाती हूँ क्रिक था। क्रिकेट भी एक आर्ट है, एक फन है। तो बॉलर जब बॉल लेके आ रहा होता है तो वो जिस तरह से अपनी बॉडी को मूव करता है और पैरों को मूव करता है भागने से, बॉल करवाने से पहले, तो उसको हमने जो कथक की बेसिक फुटवर्क है, तत्कार जिसको कहते हैं, उसके साथ मैच किया। मेरा नाम जी उज़मा है और मैं पिछले 16 साल से डांस सीखा है और अब सिखा भी रही। मैं जो है वो अपने स्टूडियो में रिहर्सल कर रही थी और उसमें मैं बॉल के साथ जो है वो सारी परफॉर्मेंस बना रही थी, अपनी कोरियोग्राफी कर रही थी। और वो बॉल जो है वो पानी के उस पार चलेगी और फिर मैं पानी में कथक करती हुई उतरती हूँ और फिर मैं दूसरी साइड पर जाती हूँ और फिर मैं वो बॉल को लेके आती हूँ और फिर मेरे इर्द गिर्द इमेजिन किया कि और भी बच्चे हैं जिनके साथ मैं वो खेल रही हूँ और वो मुझे बॉल कैच करवा रहे हैं। तो वहाँ पे फजल अहमद, ही इज़ अ फिल्म मेकर, उसने कहा कि क्यों ना हम मिलके कुछ इस तरह से कुछ क्रिएट करें। तो फिर ये आइडिया वहाँ से आया कि उसने मुझे रिहर्सल करते हुए ये स्टोरी डेवलप करते हुए देखा। तो हमने क्रिकेट और कथक को मिला के एक डांस परफॉर्मेंस बनाई और क्रिकेट था उसका नाम सोचा। डांसर जो है वो उसने क्योंकि अपनी बॉडी के थ्रू सारी स्टोरीज, क्रिकेट है, कोई सैड स्टोरी है, इमोशनल है, वो किसी भी तरह की है, उसने अपनी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू समझानी। मैच तो बचपन से देखते आ रहे हैं और वो तो
मतलब छपा हुआ है ना दिमाग में कि क्या मूवमेंट्स होती हैं, बॉलर की क्या होती है, बैट्समैन की किस तरह की हैं, और जो फील्डर हैं वो किस तरह से उसको कैच कर रहे हैं बॉल को। तो वो जो एक मूवमेंट है उसको आप डांस में जब लेके आएंगे तो उसको आपने फील करवाना है। आपके पास है नहीं बॉल, डांसर के पास नहीं है बॉल, बट आपने अपनी मूवमेंट से फील करवाना है कि वो आया है और आपके हाथ में ठहरा है, और फिर आपने उसके साथ मूवमेंट शुरू किया। भी उनके साथ हैं और जाहिर है पहले से ज़्यादा बढ़ चढ़ के अब मैच का और PSL का क्रेज़ जो है वो हर जगह पे बढ़ा हुआ है। तिरकिट दा से क्रिकेट धा यानी क्रिकेट कथा की ये सफ़र आपने मुलाहिजा किया। और अगर PSL के पास चेयर लीडर्स नहीं है तो फिक्र ना करें, हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है फ्रॉम मीरपुर खास टू लाहौर कि हमारे पास चेयर लीडर्स नेचुरल बॉर्न है। बिल्कुल नेचुरल बॉर्न है। तो ये क्रिकेट कथा के बाद जो है हम ब्रेक कथा लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, वापस आ रहे हैं थोड़ी सी देर। वेलकम बैक। आजकल के इस मॉडर्न माशरे में सबसे बड़ा इशू है एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि पूरी दुनिया में तबाही फैला रहा है। अगर हम टुंड्रा रीजन, जो अपर रीजन है दुनिया का, वहाँ पे देखें तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं और पानी की सतह ऊपर होती जा रही है। जो कार्बन एमिशन हो रहा है उससे ग्लोबली टेम्परेचर सालाना राइज होता जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि मज़ीद मौसमियाती तग़य्युरात आते जाएंगे, मज़ीद तबाही फैलती जाएगी। उस सोने पर सुहागा ये कि शायद कुदरत से आप लड़ नहीं सकते लेकिन अपनी आदतों से तो लड़ सकते हैं ना। दरख्त हम काटते हैं, समंदर हम आलूदा करते हैं और दरिया का कटाव हम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं और इसमें हमें बिल्कुल भी कोई शर्म और आर महसूस नहीं होती है। तो लोगों को किस तरीके से समझाया जाए? अब एक यूनिक तरीका अपनाया गया है मौसमियाती तब्दीली को जो लोग संजीदा नहीं लेते, तो इसके असरात से बचने के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुरान और हदीस क्या कहता है, इस सिलसिले में हिलाल अहमर ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और जामिया पेशावर के मौसमी तब्दीली डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक कैंपेन शुरू की है। इस कैंपेन में मसाजिद और खुतबों में मौसमियाती तब्दीली की अहमियत को उजागर किया जाएगा और कहा ही जाता है कि अगर आप एक दरख्त काटें तो उसके साथ एक और लगाएं, लेकिन क्या इस तरीके से होता है? शायद नहीं। हमने देखा है कि पाकिस्तान में कई ऐसे एरियाज़ हैं, कई ऐसे इलाके थे जहां आप 10 साल पहले जो लोग गए हैं उनसे पूछे तो वो ये शिकवा करते हैं कि जब हम 10 साल पहले यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे दरख्त ही दरख्त थे, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो इलाका बिल्कुल सपाट हो जाता है, दरख्त इतने कट जाते हैं कि, और दरख्त कटने से ना सिर्फ ये कि माहौलियात को नुकसान पहुँचता है बल्कि वहाँ पर रहने वाले जो चरिंद परिंद हैं उनकी नस्ल मादूम होने लगती है। कई तो ऐसी नायाब नस्ल थी कि जो अब ख़त्म होती जा रही हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि हम उनका नेचुरल हैबिटाट ख़त्म करते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो हिलाल अहमर है उसने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को साथ मिलाया, जामिया पेशावर का जो मौसमी तब्दीली डिपार्टमेंट है उसको साथ मिलाया और एक अनोखा तरीका अपनाया, और वो ये कि जो मस्जिद के मेंबर हैं और जुम्मे के खुतबे हैं उसके थ्रू लोगों को इस चीज़ की अहमियत से उजागर किया जाए, इस चीज़ की अहमियत लोगों को बताई जाए कि अगर आप अपने हिसाब से आप कचरा नहीं फैलाते, अगर आप एक घर में रहते हैं, अगर आप एक मोहल्ले के सरबराह हैं और उस मोहल्ले में आप इस तरीके से कचरा नहीं फैलने देते, अगर आप किसी टाउन को हेड करते हैं और उस टाउन में आप अपनी जो कार्बन एमिशन है उसको कम कर सकते हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ कुरान और सुन्नत कहती है ये लोगों को बताना शायद अब इस तरीके से लोग समझना शुरू कर दें। तो इस पर हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। डिप्टी सेक्रेटरी हिलाल अहमर हुमैरा इकबाल हमारे साथ मौजूद है। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा हुमैरा, ऑब्वियसली हिलाल अहमर भी ये काम काफ़ी अर्से से कर रहा है। पूरी दुनिया में जो एक्टिविस्ट हैं फ्रॉम ओल्ड एज टू ग्रेटा थर्नबर्ग जैसी छोटी बच्ची, वो भी जो है इस पे आवाज़ उठा रही है। पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये यूनिक आइडिया आपके जहन में कैसे आया कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए? जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान हिलाल अहमर जो है वो एक इदारा और क्लाइमेट चेंज
मौसमियाती तगय्युरात का मसला है, ये इस वक्त एक मुल्क या किसी एक खास तरह का मसला है, बल्कि तमाम दुनिया का मसला है, हर इंसान का मसला है। बिल्कुल हुमैरा जिस तरह से कह रही हैं फैसल कि ये तमाम तर जो ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल चेंज है, ये सबका एक बहुत बड़ा इशू है। और जिस तरीके से वो कह रही हैं कि अब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव बात है कि अब इस तरह खुतबों के थ्रू भी और इस तरीके से जो है वो लोगों को अवेयरनेस दी जाए और इस तरीके से लोगों से बात की जाए और उन्हें समझाया जाए। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के किबला आया साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर हमें आप अपनी इस कैंपेन के बारे में थोड़ा सा बताइए। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? आपका सवाल जी जी सर, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से जो आपकी कैंपेन है, इस हवाले से कुछ हमें बताइए। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इस वक्त मौसमियाती तब्दीली का दौर है और यकीनन साबिक़ मौसम जो है वो बदल रहे हैं। गर्मी की शिद्दत में हिद्दत में इजाफा हो रहा है, सर्दी की बरूदत यानी ठंडक में इजाफा हो रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, सैलाबों का खतरा है। इस तरीके से खुशहाली के बाद जगहों पे मनाजिर सामने आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा मसला है कि जो आइंदा आने वाले सालों का एक बहुत बड़ा मसला बनने वाला है और इस बात की जरूरत है और पूरी दुनिया में इसका इदराक है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी संजीदा तरीके से इसके जो आने वाले मसाइल हैं इसको हल करने में अपना किरदार अदा करें। क़िबला याद साहब, यकीनन ये पाकिस्तान का एक ऐसा मसला है कि जहां कुदरत भी, जैसे पाकिस्तान उन ममालिक में है कि जो कार्बन एमिशन इतनी नहीं करता, लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो पाकिस्तान उनमें से एक है। हम इतने गुनाहगार नहीं जितने गुनाह हमारे कांधे पे आ रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये। अब इशू क़िबला साहब ये है कि आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि हमारे यहाँ लोग जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में या क्लाइमेट चेंज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, ख़ास तौर पे मैं आपसे, क्योंकि हम इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे वो नॉर्दर्न एरियाज़ की फुटेज भी दिखा रहे हैं, ये वो शिमाली इलाका जाते हैं जहाँ की खूबसूरती भी अपनी मिसाल आप है और माजरत के साथ जहाँ की टिम्बर माफिया भी अपनी मिसाल आप है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपकी ये कैंपेन उस माफिया पे असर कर पाएगी जो साला साल दरख्तों की बेदरेख कटाई कर रहे हैं, कटाई करके टिम्बर को दरिया में डालते हैं और दरिया का जहाँ तक बहाव जाता है वहाँ से फिर लकड़ी स्मगल होती है? दो इसमें हवाले हैं। एक तो यकीनन आपने जो टिम्बर माफिया की बात की, वे इंतहा खुद गर्ज लोग मौजूद हैं और उनको इस बात की कोई गर्ज नहीं कि पाकिस्तान या कौम के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या मनफी असरात आने वाले हैं। उनको अपने पैसों से गर्ज है। एक तो ये यहाँ पे तो रियासत को आगे आना चाहिए और रियासत ही ने काम करना है। एक दूसरी चीज जो है वो ये है कि ईंधन के लिए लोग लकड़ियां काटते हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है। तो वहाँ पे जिम्मेदारी इस बात की है कि वहाँ पे जो आम पोर्टेबल गैस है उसकी सप्लाई आम कर दी जाए, उसकी कीमत सस्ती कर दी जाए ताकि लोग, और मेंबरों महराब का एक बड़ा किरदार है और वो ये है कि बेशुमार अहादीस इस किस्म की मौजूद हैं कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों की कटाई से या इस किस्म के पानी का जो इस्तेमाल है उस हवाले से हमें बहुत अच्छी तालीमात दी हैं। उनको आम करना चाहिए और फिर अमली इक़दाम भी ऐसे होने चाहिए। मसलन जगह जगह दीनी दारुल उलूम जो हैं उनके अंदर हमने खैबर पुख्तूनख्वा में तो तहरीक चलाई है कि कुरानी गार्डन हों, यानी जिन दरख्तों का जिक्र कुरान पाक में है उनको उनके बाग बनाए जाएं। तो इस तरीके से ये पैगाम मेंबरों महराब से बहुत आसानी के साथ जा सकता है और हर मस्जिद में जहाँ खाली जगह हो, हर दीनी मदरसा जहाँ खाली जगह हो, वहाँ कुरानी गार्डन कायम किए जाएं। इसी तरीके से ये हम तलकीन करें मेंबरों महराब से कि जो भी दरख्त आप काटें ईंधन के लिए, किसी जरूरत के लिए, तो उसके बदले में और दरख्त जो है वो बोए जाएं। हम दरख्त तो काट रहे हैं लेकिन दरख्त बो नहीं रहे। तो इस तरीके से अगर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाए, मुझे यकीन है बड़ी तब्दीली आएगी। बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि बड़ी तब्दीली आए और यकीन जानिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है कि लोगों को आप इस हवाले से अवेयरनेस दे रहे हैं। एटलीस्ट लोगों को ये पता तो चल सकेगा खुतबों के जरिए, इस कैंपेन के जरिए, कि इस कैंपेन से क्या मैसेज जा रहा है। अच्छा क़िबला याद साहब, मजीद बताइएगा अपनी कैंपेन के हवाले से कि मजीद आप अपनी कैंपेन में और क्या चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी आपने एक काविश शुरू की है, इसके बाद
आगे किस तरीके से इसको लेकर चलना है? बुनियादी बात तो यही है कि दरख्तों की अहमियत एक तो इस हवाले से है, मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। अब जाहिर है कि आम आदमी को शायद मौसमियाती तब्दीली का जो तस्वर है उसकी इतनी बेहतर समझ ना हो, तो कुरान और हदीस के हवाले से बता दिया जाए। और इस तरीके से गुलशन कुरानी जो है, कुरानी गार्डन, इसका तस्वर अगर हम आम कर दें तो हम तो यही कर रहे हैं। इस वक्त पेशावर में एक बहुत बड़ा दीनी मदरसा है, छराट रोड पे, नौशेरा और पेशावर के बिल्कुल बॉर्डर पे जामे उस्मानिया, उसमें बहुत बड़ा कुरानी गार्डन जो है कायम किया गया है। इस तरीके से और जो मुख्तलिफ मदरसे हैं उनमें हम ये तस्वर दे रहे हैं। कुछ मसाजिद के अंदर भी है। एक पेशावर यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है बहुत बड़ा कुरानी गार्डन, यह अज़ाखेल नौशेरा के इलाके में है। तो इस्लामाबाद में भी हमने सदर मुमलिकत साहब को ये तजवीज़ की है, क्योंकि हमारे सदर मुमलिकत साहब जो हैं जनाब आरिफुर रहमान अलवी साहब, उसको भी माहौलियात के हवाले से बहुत अच्छा दरक भी है, एहसास भी है। तो वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा इलाका है बोटेनिकल गार्डन के लिए, उसमें हमने बाकायदा तजवीज़ पेश की है कि उसका एक हिस्सा कुरानी गार्डन के लिए मुख्तस कर दिया जाए, मॉडल कुरानी गार्डन, और फिर इस तस्वर को आम कर दिया जाए ताकि पूरे मुल्क में ये एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ले। तो लोग मसाजिद के अंदर, लोग दारुल उलूमों के अंदर और मुख्तलिफ मसलन खाली जगह हो, यूनिवर्सिटी के अंदर खाली जगह हो, स्कूलों के अंदर, अब मसलन जो बॉटनी डिपार्टमेंट्स हैं या इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी अगर इस तरीके से तस्वर दे दें तो ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक तहरीक की शक्ल ये तस्वर जो है वो इख्तियार। अच्छा, यकीनन क़िबला साहब। अच्छा हुमैरा, एक बार फिर आप हमारे साथ हो जाए। हुमैरा, मुझे ये बताइए कि कितने अरसे से ये कैंपेन चल रही है, क्या फ्रूटफुल नताइज आपको मिले हैं या फिर यू थिंक कि अभी भी इसमें बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत है? तकरीबन 14 साल है कि जो ये प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। पाकिस्तान हिलाल मदद को जो है नेशनल लेवल के ऊपर बाकी तमाम प्रोविंसेस के अंदर ये चला रहा है। हमारा जो मेन मकसद है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना है, खासतौर से जो माहौल है उसके हवाले से। तो जैसे मैं पहले कहा कि मैंने कि जो ये मौसमियाती तगय्युरात या जिसको क्लाइमेट चेंज आप कहते हैं, ये तो एक इंडिविजुअल का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला है, हर इंसान का मसला है, मेरा और आपका मसला है। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके जो मुद्दत असरात हमारी इस दुनिया के ऊपर हो रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि भाई मुझे और आपको ये पता हो कि आने वाला जो वक्त है उसमें हम इसको खराब करने के कितने नुकसान उठाएंगे। तो इस हवाले से हमारे प्रोजेक्ट की डिफरेंट लेवल्स के ऊपर काम किया, जिसमें तालीमी इदारे हैं, जिसमें मुख्तलिफ और इदारे जो कि हुकूमती इदारे जिसमें शामिल हैं, जो कि पॉलिसी लेवल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनके साथ भी मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जो है वो ताउन किया गया। कम्युनिटी या जो आम लोग हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि हमने आम लोगों तक इस मैसेज को पहुँचाने की कोशिश की है और उसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये देखें कि आप किसी पहाड़ी इलाके के अंदर जाकर के बात करते हैं, आप फर्क करें सवाल की बात करते हैं, सवात की, तो वहाँ पर लोग बहुत दूर दराज इलाकों में ये कहते हैं कि अच्छा हुआ बारिशें कम हो गई हैं, बर्फ कम पड़ी है, सर्दी कम पड़ी है। लेकिन एक्चुअली ये बात हम सब के लिए बहुत सोचने वाली और बहुत अलार्मिंग है कि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो उसके नताइज हम सबको पता होने चाहिए कि क्या होंगे, क्योंकि उसकी वजह से हम लोग के यहाँ जो है तमाम मौसम जो तब्दील हो रहे हैं उसकी वजह से हमारे क्या क्या नुकसान आते हैं। तो कंट्रीब्यूटर हम सब लोग हैं, हर इंसान जो है उसमें कंट्रीब्यूट करे। हमने बच्चों के साथ ही इस चीज़ के ऊपर काम किया, जबरदस्त। हर बच्चे के साथ स्कूल में जो है हमने ये ग्रीन क्लब बनाए ताकि यानी कि हमारा साहिबा बच्चों से लेके बड़ों तक इसकी अहमियत पहुँचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका क़िबला साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और यकीनन माहौलियाती तग़य्युरात और इसके असरात से बचने के लिए हमें सिर्फ हुकूमत की तरफ नहीं देखना बल्कि अपना भी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा करना। बिल्कुल, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करे और एटलीस्ट पोल्यूशन को तो दूर करे, दरख्त तो कम से कम उगाएं, शजरकारी मुहिम तो स्टार्ट करें। तो जनाब बहुत सारी ढेर सारी बातें हमने कर ली और बहुत अच्छी बातें कर ली, मजीद अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक। तो कुछ बात करते हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। पाकिस्तानी फिल्मी सनत इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रही है और कोविड की वजह से फिल्मी नाजरीन को महदूद तादाद में सिनेमा घरों में आने की इजाजत मिल रही है और दूसरी तरफ काफी अरसे से कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जो सुपर हिट होने का दर्जा हासिल कर सके। अब ऐसा होने की वजह क्या है, सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। गंडासा, लाचा, बंदूक और चीखों पुकार, फिल्मों के नाम इंटरनेशनल गोरीले, काला पानी, पुत्तर जग्गेदा, पुत्तर शीदेदा और जहरीले वगैरह। ये था मंजरनामा 1980 और 90 की दिहाई में हमारी उर्दू और पंजाबी फिल्मों का। मगर फिर 2007 में शुएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए और 2011 में रिलीज होने वाली फिल्म बोलने, फिल्म बनाने वालों और फिल्मी नाजरीन में इस नई सोच की राह हमवार की कि पाकिस्तानी फिल्म को कहानियों, कास्टिंग और तकनीकी हवालों से नए दौर से हम आहंग होना चाहिए। 2015 में जवानी फिर नहीं आनी, बिन रोए, रॉन्ग नंबर, कराची से लाहौर, मंटो और मोर ने फिल्मीनों को एहसास दिलाया कि पाकिस्तानी सिनेमा बदल रहा है। मार्केटिंग एक किसी भी काम का या किसी भी चीज़ का सबसे अहम पॉइंट होता है। अगर उस पर ज़्यादा वर्किंग की जाए तो लोगों को ऑटोमेटिकली वो चीज़ पता भी चलती है, वो अपने घरों से निकलते भी हैं, टिकट भी परचेज करते हैं और वो मूवी देखते भी हैं। सवाल जन्म लेता है कि क्या हमारा नौजवान फिल्मसाज इतना अहल है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी फिल्मी सनत के रोशन मुस्तकबिल की जमानत बन सके। यही सवाल हमने रखा पाकिस्तानी फिल्मों के शायकीन के सामने। आजकल के जो यंग लोग काम कर रहे हैं, आई थिंक वो कुछ कर सकते हैं। अब होप फॉर द बेस्ट। हम लोग जॉनरास को एक्सप्लोर नहीं करते। जैसे अब देखें रोमांटिक कॉमेडीज तो बहुत हो गई, अब आवाम भी देख देख के थक गई है। अब अगर कहीं थ्रिलर आ जाए थोड़ा, जैसे अभी जावेद इकबाली है, रोमांटिक कॉमेडी तो है नहीं, सीरियस फिल्म है काफ़ी। अगर हम ऐसी फिल्में बनाएं, बायोपिक्स बनाएं। कि हमारे यंग फिल्म मेकर्स की बनाई हुई ज़्यादातर फिल्में कामयाबी से हमकिनार नहीं हो रही, लेकिन फिल्मी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि हॉलीवुड में भी हर 10 में से एक फिल्म कामयाबी से हमकिनार होती है। कैमरामैन ज़ीशान अली और कासिम अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। इस बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है स्टूडियोज़ में। सैयद आतिफ अली, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मेरा पहला सवाल यही है कि क्या हमारी समत दुरुस्त है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की? समत नहीं, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है इस पर हमें पूछना चाहिए अभी। एक तो जो बैक में हमारे हम जाते हैं, हमने बड़ी जब हमारा 70s 60s 70s कह रहा था, 80s कह रहा था, तो बड़ी कामयाब फिल्म है, बड़े कामयाब डायरेक्टर्स, वो पूरा एक बात था। फिर एक वक्फा आ गया बीच में, एक पूरी जनरेशन लॉस्ट, फिल्म बनाने वाली भी और फिल्म देखने वाली भी। और उसके बाद फिर वो जो 20 साल में जो हम लोगों ने करते करते जो शुरू किया दोबारा, जैसे शुएब मंसूर साहब ने शुरू किया, तो वहाँ पर अभी तरबियत है देखने वाले की भी और बनाने वाले की भी, और वो उस प्रोसेस में अभी हम शामिल हैं, उस प्रोसेस में अभी हम सही। तो ट्रांजिट पीरियड है ये, हाँ। जो कि मुकम्मल हो जाएगा, आगे जाके कुछ ऐसे निकल आएंगे लोग, और हैं कुछ बहुत अच्छे लोग भी। कुछ और नई मूवीज भी आ रही हैं, जैसे हमने ये रिपोर्ट में भी देखा और हम भी जानते हैं कि लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री राइज करे, कुछ बूस्टअप आए, नई मूवीज आए, नए एक्टर्स सामने आए, पाकिस्तानी टैलेंट सामने आए, लेकिन हम देखते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ज़्यादा राइज नहीं कर रही हैं, कुछ इतना बूस्टअप नहीं है कि लोग अट्रैक्ट होकर आए कि नहीं यार बड़ा बिजनेस दे रही है मूवी। देखिए सबसे बड़ा मसला भी यही है कि फाइनेंसर या प्रोड्यूसर जो होता है वो एक फिल्म तकरीबन कम से कम जो लगा लें 3 साढ़े 3 4 करोड़ बनती है, एक मैं कम से कम बता रहा हूँ, बाकी तो 8 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ भी बन रही है। 10 करोड़ का मतलब है आपको 22 करोड़ रुपये करने हैं फिल्म को निकालने, तो आपको आप फ़ायदे में नहीं आएंगे, ब्रेक इवन होगा। तो उसके लिए चाहिए हमें कि अभी अच्छी कहानियों के साथ, कंटेंट इज़ अ किंग, तो कहानी अच्छी कहानी के साथ कम बजट की फिल्म बनाई है। सबसे पहले तो हमारे जो पाकिस्तान के अंदर रह के हम पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के लोगों को एक ऐसी कमर्शियल फिल्में दें कि जिसमें जो एतमाद बहाल हो उनका पाकिस्तान इंडस्ट्री के ऊपर, फिल्म के ऊपर। वरना अभी जो कुछ फिल्में जो लोग जाते हैं देखते हैं, कहते हैं यार आइंदा नहीं लाना पाकिस्तानी फिल्म में,
ये क्या दिखा दिया तुमने मुझे। सही। तो हमें तो सबसे पहले तो जो बनाने वालों को ये सोचना चाहिए कि जो देखने वाला क्या चाह रहा है। देखिए वो जो पैसे खर्च करके आ रहा है ना, वो चाह रहा है कि तफरी के साथ एक पैसा वसूल फिल्म मिले मुझे, कि जब मैं फिल्म देख के बाहर जाऊँ तो मुझे हाँ कि मेरा पैसा सही लगाया और मुझे मज़ा आया, मेरी शाम अच्छी गुजरी। बिल्कुल, ये ना हो कि वो ये क्या देख लिया मैंने। ये आप जो हार्शली ऑनेस्ट हुए हैं, थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि हम ये बात कर करके थक गए, नहीं जी सब अच्छा है, सब अच्छा नहीं सब है। अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अभी जो काम हो रहा है, कुछ का काम जो हो रहा है, लेकिन फिल्म के लवाजमात होते हैं पूरे। जब फिल्म के सैनो में जाते हैं ना तो 5.1 आप साउंड भी चाहिए आपको अच्छी ग्रेडिंग भी चाहिए, आपको मज़ेदार किस्म की कहानी और उसके साथ अच्छा कैमरा, अच्छी लाइट के साथ चाहिए। अभी कुछ लोग ये हो रहा है कि सब चीज़ को एक तरफ करके कम बजट के नाम पे फिल्में बना के जब पेश कर रहे हैं तो वो जाके सैनो में डिजास्टर हो रही है। सही। क्योंकि वो फिर वो लोग समझ के सभी ऐसी बना रहे हैं फिल्म, वो ये फिर वो एक जो बन रहा है वो कह रहा है सब ऐसे बना रहे हैं, तो वो खतरनाक है। तो वो एतमाद खत्म हो रहा है लोगों का। तो आदिल भाई, अब एक इशू ये आपने कहा कि कैमरा भी अच्छा चाहिए, लाइटिंग भी अच्छी चाहिए, साउंड भी अच्छा चाहिए, तो फिर सेंसर बोर्ड से इजाज़त भी तो मिलनी चाहिए ना। अभी एक बायोपिक आ रही थी और उसको वी ऑल वर होपिंग कि बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि वो आवाम से रिलेट करती हुई बायोपिक थी, वो इजाज़त नहीं मिली इसको। अभी अगर नहीं मिलेगी इजाज़त तो इसमें क्या कर लेगा प्रोड्यूसर, क्या करेगा डायरेक्टर पे? हाँ ये देखिए, ये भी कलमिया है, दुनिया भर में सेंसर बोर्ड खत्म हो चुका है। हाँ। रेटिंग सिस्टम हो गया है कि रेटिंग आप दे दीजिए कि ये लोग इतनी उम्र के अफराद दे सकते हैं, यहाँ भी उसकी ज़रूरत है अभी हमें। सही। फिर आउट ऑफ द जो बॉक्स कहानी है उनकी बहुत ज़रूरत है, मौज़ूआती फिल्मों की ज़रूरत है, लेकिन कमर्शियल पहलू भी साथ हो, जैसे इंडिया कर रहा है, तो दुनिया भर कर रहा है। हाँ। कमर्शियल के साथ एक ज़बरदस्त किस्म की, अब जैसे बधाई हो, यानी क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है वो। हम ऐसे जो जैसे मैं, मेरे 7 बहन भाई हैं हम लोग, जब मेरी सबसे छोटी बहन हुई तो मैं छुपाता फिर दोस्तों से मुंह कि तो कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, उन्होंने कितना तो इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए। और इस तरह फिर मैं यही कहूँगा हमेशा, राइटिंग में जो है लोग, जो फिल्म का एक बिल्कुल अलग, यानी एक बिल्कुल जॉनर अलग है फिल्म, वो टीवी नहीं है। टीवी ड्रामा में लंबे लंबे डायलॉग्स और ये सीन और वो चल जाते हैं, क्योंकि वो आप फिल्म आप पैसे दे के आते हैं, आपको बुलाते हैं लोगों एक अंधेरे कमरे में, आइए देखिए हमारी फिल्म, पैसे खर्च कीजिए, तो उसमें आपको ऐसा कहते कि वो जो बंदा बैठा तो वो इंटैक्ट रहे, स्क्रीन से ताल्लुक रहे, तब तो आपकी बात ये जो आप बात करें ना स्क्रीन से ताल्लुक रहे, जैसा कि अभी ब्रेक के लिंक में भी हम बात कर रहे थे कि भाई कास्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जो हम ड्रामा एक्टर्स को हम देखते हैं कि उनको हम मूवीज़ में कास्ट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली जो एक व्यूवर है, जो भी किसी एक्ट्रेस का फ़ैन फॉलोवर है या किसी एक्टर का फॉलोवर है, तो डेफिनेटली उसके उस कैरेक्टर से उसको बाहर आने में बड़ा टाइम लगता है, तो वो स्क्रीन और वो मूवी इतनी प्रोमिनेंट नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ दैट कि वो उसका इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट उसका पड़ रहा होता है। तो ये बताएं कि कास्टिंग, राइट कास्टिंग फॉर राइट कैरेक्टर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक फिल्म के लिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। दुनिया भर में तो ये होता है, कास्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं पूरे जब कहानी पढ़ते हैं वो स्केच बनाते हैं, वो स्केच बना के देखते हैं कौन इसमें रिजेम्बलेंस कर रहा है, उसको फिर लेके फिर वो गेटअप होता है। बहुत बड़ा एक प्रोसेस है जी। हम तो चूंकि अभी बस बना रहे हैं कि यार ठीक है जमा हो गए पैसे, इसको ले लो, ये नहीं मिल रहा उसको ले लो। ऐसे तो ना बनाए ना कि लोग फिर जो है वो ये कहें कि नहीं भाई ये तो हमने टिकट खरीदा, पैसे ज़ाया हो गए, ये कैसी हमारी मूवीज़ है। एटलीस्ट अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उसकी मेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें ये थॉट प्रोसेस तो रखना चाहिए ना कि भाई इसमें हमें कास्ट किसको करना है। नहीं, यहाँ तो ये होता है कि यार ये अच्छा है, इसकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, इसके इतने बिलियंस और वो हैं, अच्छा मतलब फॉलोवर्स अच्छे, उसको फॉलोवर्स अच्छे, इसको ले लिया जाए। ये बदकिस्मती से है, ये यहाँ ये है। और जब तक ये तब्दील नहीं होगा, मैं फिर ये कहूँगा कि नए लोगों के साथ काम कीजिए। फिल्म के हीरो, फिल्म के स्टार्स फिल्म से ही आएंगे, टीवी से नहीं आएंगे। सही। वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद, ये सब ये टीवी फिल्म से आए थे, लेकिन आप उनको पोर्ट्रे एज लार्जर देन लाइफ करें। सिनेमा लार्जर देन लाइफ होता है, लाउड होता है, मज़ेदार होता है, वो फैंटेसी एक तरह से जागती आंखों की, तो वो उसको इस तरह दिखाइए ना कि उसको। क्यों नहीं आ रहे फिल्म के स्टार्स, फिल्म से क्यों नहीं आ रहे सर, क्या वजह क्या है? और क्यों हम ड्रामा इंडस्ट्री से ही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट ड्रामा इंडस्ट्री बहुत पॉपुलर है पाकिस्तान में। ड्रामा हर घर में देखा जा रहा है, उसके स्टारडम, उसका इवन जब तो ड्रामा भी सिनेमा में दिखाए जा रहे हैं, यानी ये भी कलमियाँ हैं जो हम बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिनेमाज में क्या ड्रामा अच्छी बात है, दिखाया नहीं चाहिए, क्योंकि सिनेमा में भी लोगों का माश बिल्कुल 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 बहुत ज़रूरी है। क्या हमारे सिनेमाज में क्रिकेट मैच और ड्रामे का आखिरी एपिसोड दिखाया जाएगा? क्या मूवीज इसी तरह बैन होती रहेंगी? बस ये कि नहीं, जहाँ तक बैन का सवाल है कि ये पहले से पहले फिर वही करूँगा कि रेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि आप ये सेंसर ख़त्म करते हैं। अब दुनिया भर का वो देख रही है। नेटफ्लिक्स पे क्या आप लगाएं बैन?
नेटफ्लिक्स पे सब कुछ देख रहे हैं लोग। तो अब आप अपनी आवाम को वो चूचा मत बना के रखें कि इसको कुछ जानती है, सब जानते हैं, उनको देखने दीजिए अपना भी। आप अगर वो यानी कारपेट के पीछे करते रहेंगे तो वो एक दिन सड़ जाएगी चीज़ें, तो उसको खोल दी, ओपन कर दीजिए। तो भाई जैसे आपने कहा कि जो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर होते हैं एक फिल्म के और ड्रामा के आप स्टार्स को फिल्म में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो यही होगा जो अभी हो रहा है। शान जैसे स्टार्स घर क्यों बैठे हुए हैं, क्या मसला है? देखिए ये जो जैसे अमिताभ बच्चन की मिसाल दूंगा कि वो घर बैठ गए थे, तो फिर क्या किया कि वहाँ पर थिंक टैंक बैठा और उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे जो कि उनकी पर्सनैलिटी सूट करते थे और उनको दिए उनको। हमारे यहाँ बहुत बड़ा नाम था मोइन अख्तर साहब का, उन्होंने रोज़ी ड्रामा देखी, वो उनकी शख्सियत के ऊपर था, कहाँ गया फिर, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाई मिस्टर 400 कौन सा समथिंग कुछ K2, हाँ बुरी तरह, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर से मैच नहीं कर रहा था। वो जो कैरेक्टर था कि वो जो उनका पर्सनैलिटी थी उससे बिल्कुल डिफर थी, तो वो फ्लॉप हो गई फिल्म। तो जब तब तक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनके शख्सियत के साथ उनको जहन में रख के आप फिल्में ना लिखेंगे। इससे जब मैं खान ड्रामा लिख रहा था तो मेरे जहन में थे नुमान एजाज साहब कि वो उनको प्ले करना ही है। तो मैंने उनकी पर्सनैलिटी को देख के उसमें डायलॉग्स वगैरह, उसकी आदत, उसकी नफ्सियात सब लिखी। सही। तो जनाब हमारे साथ इस वक्त आतिफ अली साहब मौजूद हैं और डेफिनेटली बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए और हमें गाइड किया और हमें बताया कि किस तरीके से जो पाकिस्तानी मूवी है वो राइज कर सकती है, किस तरीके से बूस्टअप आ सकता है। तो उसके लिए करेक्टर की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिस एक्टर को आप साइन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसके करेक्टर को एडजस्ट करें। छोटी सी बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इफ टाइम अगर हो, पाकिस्तान में एक पॉलिसी बननी चाहिए, कौमी फिल्मी पॉलिसी, जो कि वफाक भी बनाए और सूबे भी करें, और हर सूबे को कल्चर डिपार्टमेंट कहे कि उसको 3 फिल्में साल की लाजमी बनानी चाहिए। तो अगर इस तरह करेंगे तो फिर ये एक बेहतर तरीके से गवर्नमेंट बैकिंग और सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आतिफ अली हमारे साथ मौजूद थे और फिल्म इंडस्ट्री की हालत क्यों है उस पर बात हो रही है।